नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। हम लोग बात कर रहे थे कि कोई भी आदमी सक्सेसफुल कब होता है, उसकी लाइफ में मैजिक कब होता है, चमत्कार कब होता है। कोई आदमी 5,000 रुपये कमा रहा है तो 50,000 कब कमाता है। कोई कंपनी छोटी सी है, बेचारी 10, 15, 20 लोगों की कंपनी है, वो 500, 1000, 10,000 लोगों की कंपनी कब होती है, कैसे होती है। कोई आदमी कोई दवाई की खोज कर रहा है तो सालों साल तक खोज कर रहा है, कभी होती नहीं। वो कब खोज होती है। तो इसको मैं कहूँगा कि आपकी लाइफ में मैजिक कब होता है, आपकी मेहनत का रिजल्ट कब आता है। इस सवाल का जवाब मैंने थोड़ा सा परसों दिया था, आज उसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाऊँगा। उसका आंसर है द मैजिक हैपन्स व्हेन यू गेट स्ट्रेस्ड हैप्पीली, कॉन्शियसली। जब आप स्ट्रेस्ड होकर के काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेस मतलब दिमागी टेंशन नहीं है। जैसे अगर हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अपने आप को स्ट्रेस दे रहे हैं, शरीर को स्ट्रेस दे रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर मेरा ये यहाँ का मांसपेशी अकड़ गया, दर्द कर रहा है, तो वो स्ट्रेस नहीं, मजबूरी वाला स्ट्रेस नहीं। जहाँ पर हम अपने आप को जानबूझ के स्ट्रेस देते हैं, वहाँ से आता है मैजिक। इसका एग्जाम्पल समझने के लिए 2 चीज़ों के बारे में मैं चाहता हूँ आप अपने आप से पूछिए कि ये बनी कैसे यार। 2 चीज़ें दुनिया की, जो इस दुनिया की सबसे बड़ी खोज है, एक है कार और एक है हवाई जहाज़। क्योंकि हम लोग जितना भी सोच लें, अब 100 लोग सोच लें, 100 इंजीनियर्स खड़े होकर सोच लें कि मैं कार बनाऊंगा या एक हवाई जहाज़ बनाऊंगा, ये चीज़ इम्पॉसिबल है बना पाना। तो अपने आप से पूछिए कि आखिर ये दोनों किस वजह से, कैसे खोजी गई। इन दोनों खोज के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। जब शुरुआत में खोजी गई थी, बहुत कम लोग हैं ऐसे दुनिया में जिन्होंने कार को देख करके या कार को बनाने के पहले ये सोचा होगा यार टांगा बैलगाड़ी से मज़ा नहीं आता है, चलो कोई कार बढ़ाते हैं। शुरुआत के दिनों में जब कार देखी जाती थी रोड पर, तो लोग ऑफिस जाने के लिए नहीं यूज़ करते थे, घूमने के लिए नहीं यूज़ करते थे। अभी हो रहा है, अभी लोग गाड़ियों में बैठते हैं, ऑफिस जाते हैं। लेकिन शुरुआत में जब कारें खोजी गई थी तो किसी खास पर्पज़ से खोजी गई थी। कोई गेस कर सकते हैं किस लिए? नहीं कर सकते तो रुकिए। यही चीज़ हवाई जहाज़ के लिए भी सच है। जब लोग हवाई जहाज़ को देखते थे तो लोग ये नहीं कहते थे अरे वाह यार, हम छुट्टी बनाने जाएंगे अमेरिका। ऐसा नहीं होता था। जब कार और हवाई जहाज़ की खोज हो गई, उसके 20 साल बाद इस तरह से यूज़ होना शुरू हुआ। घर से ऑफिस, घूमने फिरने के लिए गाड़ियों की और हवाई जहाज़ का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। शुरुआत में लोगों ने कार की खोज जब भी हुई तो उसको ख़ास चीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया, लड़ाई के लिए। लोगों ने कहा कि यार बैलगाड़ी पे जाओगे, घोड़े गाड़ी पे जाओगे और किसी को मारोगे तो वहाँ से बच के निकलने में टाइम लगता है, तो कोई ऐसा मशीन बनाओ ताकि गए दुश्मनों को मारा और भाग आए। तो कारें खोज की गई थी मशीन गन लोड करके दूसरों के ऊपर शूट करने के लिए। और हवाई जहाज़ों के बारे में खोज इसलिए की गई थी ताकि दुश्मन के देशों पे जाओ और वहाँ पर बम फेंको और वहाँ से निकल आओ, पता भी नहीं चले किसी को। जो सबसे पहला आदमी था एडोल्फस ग्रीली, जिसने सबसे पहली बार देखा कि यार हम कोई ऐसा चीज़ बना सकते हैं जिसको हम बोलते हैं हॉर्सलेस कैरेज, एक ऐसा गाड़ी जिसमें घोड़े ना हो। ये पहली बार उसने कल्पना की। और ग्रीली था कौन? मिलिट्री का जनरल। उसने 3 कार खरीदी 1899 में। फोर्ड ने कार बनाई थी, फोर्ड की मॉडल टी आई थी, और इसने 3 कार गवर्नमेंट के लिए खरीदी कि लाओ अच्छा हम कुछ करेंगे इसके साथ। और जब उन्होंने ख़रीदा, बहुत बड़ी खरीदारी थी, महंगी चीज़ खरीदी गई। जैसे आज कोई शिप खरीदे या कोई मिसाइल खरीदे एक देश दूसरे देश से, तो ऐसे जब उन्होंने खरीदा तो अखबार में क्या छपा? इट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइट आर्टिलरी सच एज मशीन गन्स। उसमें लिखा गया था कि गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च कर रही है क्योंकि इसके ज़रिए हम हल्की फुल्की आर्टिलरी, मतलब लड़ाई का सामान कैरी कर सकते हैं, जैसे कि मशीन गन। और इसका इस्तेमाल बंदूक की गोलियां और मिलिट्री में बाकी सामान पहुंचाने के लिए भी काम में आ सकता है। और फिर कहा कि अगर किसी को लड़ाई में चोट लग जाती है तो उस बेचारे मरीज़ को पहुंचाते पहुंचाते लड़ाई के मैदान से हॉस्पिटल तक बहुत टाइम लग जाता है, मर जाता है। तो वहाँ पर भी एक इंजर्ड को, जिसको चोट लग गई है, वहाँ से उठाकर फटाफट हम हॉस्पिटल पहुँचा सकते हैं। इसलिए हम कार खरीद रहे हैं। मशीन गन्स, गोलियाँ और मरीज़ों को, खासतौर से वो मरीज़ों को जिनको जल्दी से जल्दी पहुँचना है। और उस समय इन सारे काम के लिए यूज़ होते थे म्यूल्स एंड हॉर्सेस। म्यूल्स मतलब खच्चर, और घोड़े इस्तेमाल होते थे। अब इस बात को हो गए 9 साल। 9 साल बाद लॉस एंजल्स टाइम, एक अखबार था उस समय का, बहुत बड़ा, अभी भी है, उसने 2 भाइयों का इंटरव्यू लिया जिनका नाम है विल्बर और विले राइट ब्रदर्स। इनको राइट ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने क्या बनाया था?
एक न्यू फ्लाइंग मशीन, एक उड़ने वाली मशीन, अभी तक उसका नाम नहीं रखा गया, हवाई जहाज़ नहीं बोला गया था। जब उनसे इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने क्या बताया कि ये जो हम एयरशिप बना रहे हैं इसका फ़ायदा होगा दूसरे देशों में बहुत फटाफट घुसने के लिए, और बोलते हैं कि हम अपनी इस फ्लाइंग मशीन को कोई प्राइवेट कंपनी को नहीं बेचेंगे। हाँ, हम बेचेंगे तो गवर्नमेंट को बेचेंगे, और ख़ास तौर से वॉर डिपार्टमेंट को, जो लड़ाई के डिपार्टमेंट है उनको बेचेंगे। और जो राइट्स थे ना, उनको पता था कि यही होना भी चाहिए। इन्होंने बनाया था उड़ने वाली मशीन, हवाई जहाज़। किस आदमी की औकात थी और किस लिए वो यूज़ करता इतनी महंगी चीज़? तो उन्होंने उसको बनाया और बोला भाई हम किसी को बेच सकते हैं तो गवर्नमेंट को ही बेचेंगे, लड़ाई वालों को, वॉर वालों को। और गवर्नमेंट ने, यूएस आर्मी ने सबसे पहला मशीन खरीदा भी, हवाई जहाज़ खरीदा 1908 में। अच्छा, अब दूसरी चीज़ कि ये लोग तो बना रहे हैं, फोर्ड बना रहा है कार, और राइट ब्रदर्स बना रहे हैं हवाई जहाज़। आखिर आर्मी क्यों इंटरेस्टेड है इन सब चीज़ों में, इन सब फालतू चीज़ों में? उनके पास क्या एक्स्ट्रा पैसा है क्या? उनका क्यों इंटरेस्ट है? अब हम आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं जिसमें मिलिट्री हमेशा इंटरेस्टेड रहती है, और वो बोलती है कुछ बनाओ ताकि हम तुमसे खरीदें। सबसे पहला रडार। रडार जानते हैं क्या होता है? रडार वो खोजती है, अगर वो नहीं हुआ होता तो आज पूरी दुनिया हिटलर की गुलाम होती। हिटलर जीत रहा था वर्ल्ड वॉर। और रडार एक ऐसी मशीन है जिसमें यहाँ से हमने चालू किया तो सामने बहुत दूर तक अगर कोई पानी में स्पेसशिप है या कोई हवाई जहाज़ आ रहा है, उसको पकड़ लेगा दूर से ही और आपको बता देगा वहाँ है। रडार मिलिट्री वालों ने खोजा। एटॉमिक एनर्जी, जो आज बिजली बन रही है एटॉमिक एनर्जी से, वो मिलिट्री वालों ने सबसे पहली बार खोजा। इंटरनेट जो पूरी दुनिया यूज़ कर रही है, पहले सबसे मिलिट्री वालों ने खोजा। माइक्रो प्रोसेसर जो आपके कंप्यूटर में और फ़ोन में यूज़ होता है, मिलिट्री वालों ने खोजा। जेट्स, रॉकेट, एंटीबायोटिक जो आप आज खाते हैं बीमारी पर, वो सबसे पहली बार मिलिट्री वालों ने खोजा। इंटरस्टेट हाईवेज़, जो आजकल बड़ी बड़ी रोड्स हैं जो आप एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, वो किसने पहली बार खोजा? किस लिए खोजा? लड़ाई के लिए, मिलिट्री वालों ने। हेलीकॉप्टर, जीपीएस, डिजिटल फोटोग्राफी। हेलीकॉप्टर आपका जीपीएस जो मोबाइल में दिखाई देता है कार में कि यहाँ से वहाँ तक जाना है, वो सबसे पहली बार मिलिट्री वालों ने। डिजिटल फोटोग्राफी, माइक्रोवेव ओवन और सिंथेटिक रबर, ये जो रबर बैंड है, ये किसने खोजा और क्यों खोजा? मिलिट्री वालों ने। और क्यों? लड़ाई में जीतने के लिए। ये सारी चीज़ें या तो डायरेक्टली मिलिट्री से आई या मिलिट्री ने उनको धक्का मार मार के पैसा दे देकर खोज करवाई। तो क्या इसका मतलब ये है कि मिलिट्री के पास सबसे ज़्यादा दूरदर्शी विजनरीज लोग हैं क्या? या उनके पास सबसे टैलेंटेड इंजीनियर्स हैं क्या? हाँ शायद, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मिलिट्री के पास क्या है? सबसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स। मिलिट्री वाले कहते हैं ये जल्दी से जल्दी सॉल्व करो, नहीं तो हम हार जाएंगे, हमारा दूसरा देश हमारे ऊपर जीत जाएगा, हम खत्म हो जाएंगे। जब भी कोई दुनिया में नई खोज होती है, इनोवेशन होता है, तो उसको धक्का मारने वाली चीज़ें होती हैं इंसेंटिव। इंसेंटिव मतलब एक लालच, और इंसेंटिव के अलग अलग रूप होते हैं। एक तरफ इंसेंटिव होता है कि अगर बॉस ये वाला सही तरीके से काम नहीं किया ना, तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा, इसलिए अच्छे से काम करो। और अगर ऐसा आपको बोल दिया गया कि डॉक्टर साहब ये तुम्हारे पास 100 अल्ट्रासाउंड हैं, मुझे यही कहा गया था जब मैं चेन्नई से लखीमपुर आया था, वहाँ पर मैं करता था एक दिन में 10 या 15 अल्ट्रासाउंड। जब यहाँ पहुँचे सैलरी बढ़ गई, तो पहले दिन देखा, मुझे था ही नहीं आइडिया कि कितने मरीज़ देखने होंगे। पहले दिन करीब 50 पेशेंट देखे थे। उस दिन शायद मंडे था, मंडे को मरीज़ कम होते हैं। फिर आया ट्यूसडे, उस दिन 100 पेशेंट। मैंने रिम्पी से कहा, रिम्पी खाना नहीं खा सकते, पेशेंट बहुत हैं बाहर। तो बोलती हैं खाना नहीं खाओगे तो मैं काम छोड़ दूँगी। खैर खाना खा लिया। अगले दिन 125 पेशेंट। फिर मैंने फ़ोन किया डॉक्टर बाना को, हमारे सीनियर, कहा बॉस बहुत पेशेंट है यहाँ तो। बोलते करो। मैंने कहा करूँ कैसे, मैं तो 15-20 अल्ट्रासाउंड करता हूँ दिन भर में, यहाँ तो मुझे 75 अल्ट्रासाउंड करना पड़ रहा है, 100 अल्ट्रासाउंड करना पड़ रहा है। बोलते बेटा करो, नहीं करोगे तो नौकरी चली जाएगी, सैलरी बढ़ के मिल रही तो काम भी बढ़ के देना पड़ेगा तुम्हें। तब ये था मेरा इंसेंटिव। और एक दूसरा इंसेंटिव होता है कि अगर किसी तरह से ये चीज़ मैं कर लूँ तो बहुत पैसा आएगा, ये भी एक इंसेंटिव होता है। जैसे अभी आजकल मेरा वेबसाइट का काम, अगर इसको सही तरीके से कर लिया तो ये 100 मिलियन जनोगीज बना सकते हैं, और हमारी कंपनी जो आज मुश्किल से 50 लोगों की कंपनी है, वो 500 लोगों की कंपनी हो सकती है। ये एक इंसेंटिव है। और एक तीसरा इंसेंटिव जो मिलिट्री के पास होता है, मिलिट्री वाले कहते हैं सुनो वॉर चल रही है, अगर तुमने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं सोचा तो हम सब तो मरेंगे, और हिटलर जैसा आदमी सब पे राज करेगा। अब देख लो तुम्हारी मर्जी, खोज करनी तो खोज करो, नहीं तो मरो। तो एक में नौकरी चली जाएगी, एक में कमाओगे तो पैसा आएगा,
तीसरे में खोज नहीं करोगे तो मर जाओगे, कोई मार नहीं रहा है फिर भी मर जाओगे। दुनिया में सबसे तेज़ और सबसे बड़े बड़े इन्वेंशन कब होते हैं? जब जान पर बनाती है, तब चूहा भी शेर बन जाता है, बेवकूफ़ से बेवकूफ़ आदमी भी बड़ा साइंटिस्ट हो जाता है। एक बहुत बड़ा वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2। उसमें फ्रेडरिक लेविस एलन ने बताया कि कितनी ढेर सारी साइंटिफिक चीज़ें खोजी गई थी। उसने कहा कि गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट बनाया साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट का, कि यहाँ पर खोजबीन होगी, और बोलती थी खोज करो भैया, खोज करो, खोज करके देखो कि क्या उसको हम वॉर में यूज़ कर सकते हैं, और तुरंत उसको यूज़ करो, और इसकी चिंता करो ही मत कि कितना पैसा लगता है। डैम द एक्सपेंस। डैम द एक्सपेंस मतलब खर्चा के बारे में पूछो मत मुझसे, ये कभी मत पूछना कि सर बहुत खर्चा आएगा। अगर तुम कोई चीज़ खोज सकते हो जिसका हम वॉर में इस्तेमाल कर सकते हो, खोजो, पैसा मैं दूंगा पानी की तरह। मिलिट्री के बारे में कहा जाता है कि वो खोज की मशीन है, इंजन है जिसमें से नई नई खोजें होती हैं। क्योंकि सबसे पहली बात, उनके पास सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। भाई एक देश दूसरे देश से लड़ाई कर रहा है, जान जाने वाली है, इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो सकती है? नंबर 2, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ऑब्स्टिकल है किसी खोज को करने के लिए, वो 2 चीज़ें हैं, एक पैसा और दूसरा मैन पावर। तो मिलिट्री बोलती है जितना लोगों को रखना है रखो, जितना पैसा लगता है ले जाओ। आज भी पूरे देश का गेस करिए कितना % मिलिट्री के ऊपर खर्चा होता है? 40%। उतना हॉस्पिटल्स में नहीं खर्चा होता, एजुकेशन में नहीं खर्चा होता, मिलिट्री के ऊपर खर्चा होता है। आप चाहे इलाहाबाद में चले जाइए, चाहे चंडीगढ़ में, चाहे चेन्नई में, जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत और पेड़ पौधे वाला एरिया होगा वो मिलिट्री का होगा, कैंट एरिया, क्योंकि वो गवर्नमेंट का है और वो सबसे ज़रूरी खर्चा है। तीसरी चीज़, लोग जब कोई खोज करते हैं ना तो टीम बनाकर खोज कर सकते हैं, लेकिन जब शांति से ज़िंदगी चल रही है ना, हम तुम्हारे साथ काम करेंगे, जानते हो तुम कहाँ से आए हो? बिहार से आए हो, हम लखीमपुरिया हैं, हमसे ना बताओ। लोग साथ में कोलैबोरेट करते ही नहीं, लेकिन जब लड़ाई होती है तब हिंदू मुस्लिम भाई भाई हो जाते हैं। तो मिलिट्री में ही काम करते करते लोग कोलैबोरेट करते हैं, जो कि शांति के समय नहीं करते, प्यार के समय नहीं करते। आप इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। एक तरफ कोई आदमी सॉफ्टवेयर की दुनिया में कंप्यूटर की कोडिंग कर रहा है कि अगर मैं कोडिंग सही तरीके से करूँ तो आप मेरे वेबसाइट पे क्लिक कर दोगे, उसका इंसेंटिव क्या? पैसा। लेकिन कोई आदमी फिजिसिस्ट है, वो फिजिक्स के ऊपर एक काम कर रहा है, और अगर वो काम सही तरीके से करेगा तो दुनिया की लड़ाई रुक सकती है, वो ज़्यादा मन से काम करेगा। एक बच्ची या एक लड़का एक नॉर्मल दिनों में छोड़ दीजिए तो काम नहीं कर पाएगा, लेकिन उसको उठा करके डाल दीजिए एकदम इमरजेंसी सिचुएशन में कि नहीं होगा, बात ख़त्म, इंटेलिजेंट हो जाएगा, मेहनती हो जाएगा, सुबह नींद खुल जाएगी, रात रात तक काम करता रहेगा, सोएगा ही नहीं। और कौन सी सिचुएशन है जो नई नई खोज करने के लिए आदमी को मजबूर करती है? वो सिचुएशन जिसकी वजह से वो चिंता में हैं, डरे हुए हैं और फटाफट काम करना चाहते हैं, आराम से चल रहे हैं। अरे सोच रहे हैं ना, कविता लिख रहे हैं हम, कहानी लिख रहे हैं, फिल्मों की कहानी। अरे स्क्रिप्ट नहीं आ रही यार, आज थोड़ा सा मैं 2-3 दिन से नहाऊंगा नहीं, तब स्क्रिप्ट आएगी। कुछ इमरजेंसी में जाना चाहिए, तभी आती है। नथिंग कैन बिकम ट्रूली रेजिलियंट व्हेन एवरीथिंग गोज राइट। अगर सब कुछ सही से चल रहा है तो कोई भी चीज़ मजबूत नहीं हो सकती। ये कंपनी है शॉपिफाई नाम की, उसके जो फाउंडर हैं टोबी लुटके कहते हैं, अगर सब कुछ सही से चल रहा है तो कोई भी चीज़, आप अच्छी चीज़ नहीं क्रिएट कर सकते। द एक्सेस एनर्जी रिलीज फ्रॉम ओवर रिएक्शन टू सेटबैक्स इज वॉट इनोवेट्स। नासिम तालेब मेरे फेवरेट राइटर हैं, बोलते हैं जब आप किसी चीज़ के लिए ओवर रिएक्ट करते हैं तो आपकी बॉडी में से और माइंड में से एनर्जी निकलती है, और उसी में से ही खोज होती है। नॉर्मल डेज में एनर्जी सब दबी हुई रखती रहती है, अंदर रखी रहती है, और वो यूज़ ही नहीं होती। स्ट्रेस की वजह से आपका अटेंशन फोकस में आ जाता है, जो कि अच्छे दिनों में, शांत दिनों में आपका दिमाग फोकस नहीं करता। नॉर्मल दिनों में आप सोच रहे हैं आज नहीं हो पाएगा, कल करूँगा, इसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। आप बोलते हैं यार सर समझ में नहीं आ रहा है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप दुकान में गए और वहाँ पर एक दवाई है 500 रुपये की, एक दवाई है 100 रुपये की, और आपसे बोला गया है कि देखो दवाई खरीदो, लेकर आओ, इस दवाई से सर या तो मरेंगे या तो बचेंगे 10 मिनट के अंदर। तो आप सोचोगे नहीं वहाँ पर 100 की, 200 की, 500 की। उसको पूछोगे भैया बताओ कौन सी सही है, कौन सी से जान बचेगी। उस समय नहीं पूछोगे सर को फ़ोन कर लें, सर तो हॉस्पिटल में मरे पड़े। सारा इंडिसीजन ख़त्म हो जाएगा, सारी विजडम, बुद्धि आ जाएगी। वर्ल्ड वॉर 2 के समय एक आदमी को इंटरव्यू किया गया था, वो अमेरिका का सिपाही था, अननेम्ड, उसका नाम नहीं है। उसको पूछा गया जिस समय लड़ाई होती है तुम लोग उस समय सोचते क्या हो मैदान में? तो बोलता है
हम लोग खाली ये सोचते हैं कि कहीं भी ऐसा ना हो जाए कि हमारा डर ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि अगर डर ख़त्म हो गया तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। हमको जंगल में जैसे जानवर को चौकन्ना रहना होता है, ऐसे हमको चौकन्ना होना होता है। और अगर वहाँ पर हम रिलैक्स्ड हो गए, डरना बंद कर दिया, तो मर जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी एडवाइस है। लेकिन मैं यहाँ पर खाली ये कहना चाहता हूँ, ये जो वॉर स्ट्रेस करता क्या है, हमारे अवेयरनेस को बढ़ा देता है 10 गुना, जब अपनी मर्जी से करते हैं। तो आपकी लाइफ में मैजिक कब होता है? जब आप अपने आप को स्ट्रेस में डालते हो, एक हेल्दी स्ट्रेस में, इंटेंस अवेयरनेस में। कैसे डालें स्ट्रेस में? ये अच्छा सवाल है, इसको कल लेंगे हम लोग, कल डिस्कस करते हैं।